जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में लेकर आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एनडीए और सीडीएस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? पूछा गया क्वेश्चन में कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने देखा कि हाँ जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो ऐसा जिसने देखा था उसका नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने बताया था कि जब भी किसी वायर में आई करंट फ्लो होगा तो उसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऐसा पता उसने किया कि उसने आसपास क्या रखी? एक मैग्नेटिक नीडल रखी, और मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट होती है जब आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आंसर होगा ओरेस्टेड। हेनरी, ध्यान रखेंगे, यूनिट होती है सेल्फ इंडक्शन की। दूसरा, फैराडे किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस की। और वोल्ट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखा है टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर सेट पैरेलल टू ईच अदर। ये दो वायर हैं जो आपस में क्या है? पैरेलल है। ईच कैरीज अ करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और उनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2r। कितना दे रखा है? 2r। आपको बताना है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम। इस पॉइंट पे आपको क्या बतानी? इंटेंसिटी बतानी। अब जरा सुने ध्यान से। जब दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो उनके बीच में लगती है अट्रैक्शन फोर्स। क्या लगती है? अट्रैक्शन फोर्स। दूसरी बात, जब दो वायर में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो करता है तो उनके बीच में लगती है रिपल्सिव फोर्स। आपसे पूछा गया कि जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है। अब जरा सुने ध्यान से। किसी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब जरा देखिए ध्यान से। अब दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर डायरेक्शन भी यहां पे आएगी। देखो, जब भी आपको डायरेक्शन निकालने तो आप इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड थंब रूल। करंट के डायरेक्शन में आप थंब रखेंगे, जिस पॉइंट पे निकालो उसकी तरफ आप अपनी कर्ल को क्या करेंगे? फिंगर्स को क्या करेंगे? कर्ल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इनवर्ड, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी? आउटवर्ड। और आउटवर्ड को हम दिखाते हैं डॉट से। देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना यहां से यहां तक का है। करंट दोनों में सेम है, लेकिन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अ करंट इज पास थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग फ्रॉम हुज लोअर एंड अ वेट इज हैंगिंग। बोला गया एक वर्टिकल स्प्रिंग है, सपोज करो ये आपकी क्या है? वर्टिकल स्प्रिंग है। इसके लोअर एंड पे क्या कर रहा है? वेट हैंग कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो एमजीओ कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर? ये है पहला केस। आपसे बोला गया कि व्हाट विल हैपन टू द वेट। अब इसमें अगर आई करंट फ्लो होगा, जरा सुने ध्यान से। अगर इसमें आई करंट लगातार फ्लो होगा तो देखो ये कॉइल है, इसमें क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? करंट फ्लो होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, है ना। इंड्यूस करंट क्या होगी? जनरेट होगी, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो स्प्रिंग आपका क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो डेफिनेटली जो वेट है ऊपर की तरफ क्या करेगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? द वेट शेल गो अप, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी कि यदि कोई इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है तो बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। अब जरा देखिए ध्यान से। निकालने का तरीका क्या? राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे। आप करंट की डायरेक्शन में क्या रखेंगे? थंब, और आप अपने उंगलियों को घुमाएंगे जिस तरफ आपको निकालना है। जैसे इस तरफ निकालना तो इस तरफ निकालेंगे, और इस तरफ निकालना तो आप इस तरफ घुमाएंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनवर्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड। ठीक है? अब सुने ध्यान से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये इस जिस प्लेन में आपका वायर है और जिस प्लेन में आपका करंट जा रहा है उसके क्या होगा? ऑर्थोगोनल, यानी कि परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब जिसमें आपका वायर रखा है और जिसमें आपका करंट जा रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, पैरेलल वाला नहीं होगा, एंटी पैरेलल नहीं होगा, अलोंग द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द वायर, ऐसा नहीं है। तीसरा होगा, चौथा क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो, जिस प्लेन में आपका क्या रखा है? कंडक्टर रखा, और आपका जो पॉइंट है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट इंटर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड
टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल डायरेक्टेड। अब सुनिए ध्यान से, कोई इलेक्ट्रॉन है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है इस तरफ, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इस तरफ है, ये आपका नॉर्थ की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरफ आपका क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अब सुनने दें, निकालने का तरीका क्या है, एक तो आप निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। किससे निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से। क्या है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, आपका जो थंब है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, और आपका जो मिडिल फिंगर है, उसको आप कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करोगे कि तीनों आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। दूसरा स्टेप, आपका जो इंडेक्स फिंगर उसको आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका जो मिडिल फिंगर उसको आप रखोगे करंट की डायरेक्शन में। ध्यान रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा वो आप बताएगा इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आप जरा देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड कहां, इस तरफ है, ऐसे लगाते, जरा देखिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो करंट कहां जाएगा, इस तरफ, कुछ ऐसा केस बनेगा आपका। तो थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। देखो थंब कहां है, अंदर की तरफ, देखिए ध्यान से, थंब अंदर की तरफ है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो उस पर फोर्स कहां लगती है, अंदर की तरफ। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर फोर्स कहां लगेगी, बाहर की तरफ आपकी फोर्स लगेगी। तो क्या आएगा, वर्टिकली अपवर्ड, है ना, वर्टिकली अपवर्ड आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, a charge of 1 coulomb is moving in a magnetic field of 0.5 Tesla with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इज। अब देखिए किसी चार्ज पार्टिकल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स क्या लगती है, क्यू वी बी साइन थीटा। ध्यान रखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। अब हमें ध्यान रखेंगे थीटा 90 होगा तो फोर्स कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी। अगेन क्यू की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है 1 कूलम, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10, और आपका मैग्नेटिक फील्ड है 1/2, 0.5 को 1/2 बोल सकते हो। आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ एन मूविंग इलेक्ट्रॉन। बोला गया कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का मोशन किससे अफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपको ऑप्शन दे रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए क्या बोला कि विच वन ऑफ डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यदि किसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर, ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और किसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसको फोर्स क्या लगेगी, क्यू ई लगेगी, है ना। यानी कि सर इस केस में यदि मैग्नेटिक फील्ड और मोशन के बीच में अगर एंगल 0 बन जाए तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी, और वो तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या होंगे, या तो सेम डायरेक्शन में होंगे, क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब या तो थीटा क्या हो 0 डिग्री, या फिर थीटा क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन हो क्या रहेगा, डज नॉट अफेक्ट रहेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब सुनिए ध्यान से, किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो वर्क डन है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो क्या होता है, 0 होता है। ध्यान से सुने, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, 0। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। अगर आप देखेंगे यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो वर्क डन कितना होगा, 0। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो भी कितनी होगी, 0। यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। यानी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डज नॉट चेंज, है ना, वो चेंज नहीं होगी, तो रिमेन्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली विद सेम स्पीड into a magnetic field. What will be the ratio of radii of the trajectory of the proton and alpha particle?
अब सुनिए ध्यान से, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, गोल गोल घूमेगा, तो उसका जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है mb अपॉन क्यूबी। वो क्या होता है? mb अपॉन क्यूबी। ध्यान से सुने, कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन में घूम रहा तो उसका जो रेडियस का फॉर्मूला होगा वो होगा mb अपॉन क्यूबी। अब आप यहाँ पे बोला है सेम स्पीड, यानी कि वेलोसिटी क्या है? सेम, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम, यानी कि जो r है वो डिपेंड करेगा m अपॉन क्यू के रेशियो पे। क्लियर है सर? आपको रेशियो का, वो रेडियस का रेशियो निकालना, तो क्या लिखेंगे? आर पी अपॉन आर अल्फा। शायद आपको पहले किसका निकालना? पहले आपको निकालना है रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, तो आर पी अपॉन आर अल्फा। अब सुनिए, मास ऑफ प्रोटॉन को हमने ले लिया एम, ठीक है, रेडियस, अब चार्ज ऑन प्रोटॉन हमने क्या लिया? ई। दूसरी बात, उल्टा रिलेशन रखेंगे तो यहाँ पे चार्ज ऑन अल्फा कितना होगा? 2e, और मास ऑफ अल्फा कितना होगा? प्रोटॉन का कितना होता है? 4 गुना होता, तो 4m लिख देंगे यहाँ पे। तो m से m कट जाएगा, e से e कट जाएगा, 2/4 कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यानी कि जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको पकड़ के रखना है, mb अपॉन क्यूबी। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम काइनेटिक एनर्जी। इस बार आपको वेलोसिटी सेम नहीं दिए है, इस बार आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ये आपको गिवन है, ठीक। और अगेन बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सबके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? सेम है। वो क्या है? सेम है। आपसे बोला गया एट राइट एंगल, और आपको थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये राइट एंगल इंडिकेट करता है कि वो घूमेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक। तो आपको रेडियस का अगेन उनका क्या बताना? रेशियो बताना। अब जरा देखिए ध्यान से, हम जानते हैं आर बराबर क्या होगा? mb अपॉन क्यूबी। जरा ध्यान से सुने, ये बहुत मेन क्वेश्चन है। देखो आर बराबर अभी डिस्कस किया था ना, mb अपॉन क्यूबी। अब काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है आपको, अगर काइनेटिक एनर्जी बतानी है, जरा देखिए ध्यान से, तो हम जानते हैं, एक सेकंड, ये mb क्या है? मोमेंटम। हम ऐसा लिख सकते हैं p अपॉन क्यूबी। ध्यान से सुने, ऐसा लिख सकते हैं ना, p बराबर क्या होता है? mb। तो चार्ज पार्टिकल का जो मोमेंटम, उसके जगह हमने क्या लिख दिया? p। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, p बराबर क्या होता है? √2m·e के। ये बहुत फेमस रिलेशन है, √2m·e के। तो p की जगह क्या रख देंगे हम? √2m·e के अपॉन में क्या आ जाएगा? q इंटू बी। अब काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये भी सेम है, तो यानी कि जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगा? √m अपॉन चार्ज पे, इसी पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है। जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसा लिखें, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, √m अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट। ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू का अगर आप अंदर ले जा लेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यू स्क्वायर। यानी कि ये वाला रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? आप देखिए, ऐसा लिख सकते हैं, प्रोटॉन का मास कितना होता है? m, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E। क्लियर? दूसरा क्या है? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का जस्ट क्या होता है? डबल होता है, चार्ज केवल उस पर उतना ही रहता है। तीसरा क्या है? अल्फा। अल्फा का मास कितना होता है? अल्फा का मास होता है 4 गुना, तो क्या लिखेंगे? 4m। और उसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा? उसका चार्ज होता है 2e, तो 2e का स्क्वायर कितना होगा? 4e स्क्वायर। स्क्वायर होगा यहाँ पे भी क्या होगा? स्क्वायर। तो देखो √m स्क्वायर से √m स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इस तरह से कट जाएगा, तो रेशियो आएगा 1:√2:1, क्योंकि ये क्या है? √2 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अप्रोच आपकी सही होगी तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? When deuterium and helium are subjected to an acceleration field simultaneously, ड्यूट्रियम और आपका कौन भेजा गया है? एक आपका भेजा गया हीलियम। तो सुनिए ध्यान, ड्यूट्रियम पे चार्ज कितना होता है? E, हीलियम पे चार्ज कितना होता है? 2e। लेकिन ध्यान रखेंगे ये दोनों आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ध्यान से सुनिए, ये क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और आप उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो उसकी वजह से उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो वो एक्सेलरेट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नाइदर ऑफ देम इज एक्सेलरेटेड। दोनों आप में से कोई सा भी एक्सेलरेट नहीं होगा, क्योंकि सर ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इस समय क्या है? ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं दे रखा, ठीक। Two ions of same charge, same velocity, but having different masses are projected into same magnitude magnetic field. R1 R2 उनका क्या है? रेशियो है, रेडियस का रेशियो। तो वो रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? अगर हमने बोला R बराबर क्या होता है? mb अपॉन क्यूबी होता है R बराबर। अब वेलोसिटी सेम, चार्ज सेम, ये सेम, तो जो R1 अपॉन R2 है वो किस पे डिपेंड करेगा? M1 अपॉन M2 पे करेगा, डेफिनेटली डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो मास पे ही डिपेंड करेगा। तो R1 अपॉन R2 किस पे डिपेंड करेगा? M1 अपॉन M2 पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट,
A proton and electron having equal velocity are allowed to pass through a uniform magnetic field. Which one of the following statement is correct in this connections? आपसे बोला गया कि दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो चार्ज पार्टिकल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, ये तो क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अब सुने ध्यान से, चार्ज दोनों पे सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, थीटा भी क्या है सेम, लेकिन चार्ज दोनों पे सेम का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम, एक का नेचर क्या है प्लस, एक का नेचर क्या है माइनस। तो यदि प्लस पे इस तरफ लगेगा तो माइनस पे जस्ट कहाँ लगेगा, अपोजिट, ड्यू टू नेचर ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बस जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी जस्ट क्या होगी, अपोजिट होगी। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, आपका यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों पे फोर्स लगेगा लेकिन इक्वल होगा, डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए ऑप्शन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, which particle will have minimum frequency of revolution when projected with same velocity perpendicular to magnetic field। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की गई, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई, तो यहाँ पे हमें पकड़ना है कि सर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो घूमेगा सर्कुलर मोशन में, और उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू बी, वो क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू बी होगा उसका रेडियस। अच्छा, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर बाई आर का फॉर्मूला ये है एम बी बाई क्यू बी, अपॉन में क्या आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा 2 पाई एम अपॉन में क्या आएगा क्यू बी। ठीक, अभी हम क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे, हमें फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, है ना, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब ध्यान रखेंगे क्योंकि सब पे प्लस प्लस वन है तो चार्ज तो सब पे क्या है सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं चार्ज सब पे क्या है सेम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो मास आप चेक कर लीजिए, लिथियम का जो मास होता है वो तो 6 MP, इलेक्ट्रॉन का अगर आप देखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है, इसको आप कैलकुलेट ही मत करिए। प्रोटॉन का मास अगर आपने लिया MP, प्रोटॉन के मास में बता नहीं है क्या हो जाएगा MP, और हीलियम का क्या होगा 2 MP। तो मास लिथियम आयन प्लस का क्या है सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा कम होगी। क्लियर, ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।